गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर क्लास 10th का जो चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले की बात हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक, लेक्चर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आपको मालूम होगा लेक्चर 1 हमारा इंट्रोडक्शन था। लेक्चर 2 पार्ट में हमने इंडिकेटर की 1 घंटे की वीडियो पढ़ी जहाँ पर कंप्लीट इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लेक्चर 2 के बाद जब हम लेक्चर 3 में चले तो लेक्चर 3 में हमने क्या बात की थी उसके बारे में अगर हम आपको समझाएं तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड यूजेज ऑफ एसिड पढ़ लिया था। यानी कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ एसिड ये हमारा लेक्चर 3 था और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में लेक्चर 4 पर करने वाले हैं हम लोग बातचीत, जहां पर लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे बिना समय बर्बाद करते हुए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यानी कि आज की क्लास में हमें यह डिस्कस करना है आपसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की। हम फिजिकली एसिड को कैसे जज कर पाएंगे और केमिकली एसिड का पता लगाना हो तो कैसे लगा पाएंगे। इंडिकेटर के माध्यम से हम एसिड और बेस का टेस्ट और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ आज की इस क्लास में करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेटा सबसे पहले ये जानिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि रंग, रूप, वेशभूषा, यानी कि देखने में कौन कैसा है। यानी कि हम कहते हैं जब किसी के एनालिसिस हम उसको देख कर करते हैं, उसके बाहरी आवरण के बेसिस पर करते हैं, यानी कि बाहर से उसे देखने में जो कुछ हम जज कर पाते हैं यह फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत काला है, कोई बहुत गोरा है ना, तो यह सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र करें कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो स्वभाव से कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, इस तरह की जब बातचीत होती है, वह किसी से रिएक्शन कैसे करता है, उसका एक्शन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके बड़े छोटों के साथ किस तरह का रिस्पेक्ट है उसका, ये सभी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। तो इससे तो गाड़ी चलेगी नहीं, हमें तो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो जब हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एसिड का कलर क्या है, एसिड का टेस्ट क्या है, एसिड का नेचर क्या है, एसिड कैसा होता है, जब इन सभी चीजों की बात करते हैं तो वह हमारी एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन अगर हम एसिड के रिएक्शन के बारे में बात करें कि एसिड किसी के साथ रिएक्ट कैसे करता है, प्रोडक्ट कैसे बनाता है, तो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी से कहते हो कि आप चरित्रहीन हैं, ऐसा अगर आपने किसी से कहा तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाएगा। लेकिन अगर उसे आप अपनी केमिस्ट्री पढ़ने के अनुसार केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये कह दीजिए कि योर केमिकल प्रॉपर्टीज आर एबनॉर्मल, कितना सुंदर लाइन है। आप सोचिए कितना फायदा उठाया आपने केमिस्ट्री का कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल हैं। एबनॉर्मल की कंडीशन सॉल्यूशन में क्लास 12th में पढ़ाई जाती है। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल से हट करके हैं, या तो ज्यादा है या तो कम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि योर केमिकल प्रॉपर्टीज आर एबनॉर्मल, इट सीम्स दैट योर केमिकल प्रॉपर्टीज आर एबनॉर्मल। अगला आदमी भी मुस्कुरा के चला जाएगा अगर नहीं समझ पाया तो, और अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा समझ जाएगा तो लफड़ा हो सकता है। वहीं से फिर रिएक्शन और तेजी से होने लगेगा और आप कह सकते हो कि रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट पॉइंट। अब आप बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है। बेटा तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पर हम बातचीत करेंगे। चलिए देखिए, हमारी ओवरऑल बातचीत आपके साथ आज की क्लास में होगी। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पढ़ उड़ रहे हो ना बच्चों, पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा चुका है, प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, नोटिस है समझदारी के लिए कि वर्कशीट हमारी बनाई जा चुकी हैं और जो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी वर्कशीट 1 2 3 4 करके हम
आपको अपलोड कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट पर, यानी कि वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 करके कम्युनिटी पोस्ट पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी केमिकल रिएक्शन की वर्कशीट। ठीक है, तो वहाँ से आप उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की वर्कशीट के लिए कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर विजिट करें। और हमने आपसे ये भी कहा था कि आपका जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके तमाम क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड किए जा चुके हैं। उनको अपनी प्रैक्टिस में लाएं और प्रैक्टिस में ला करके उसे सॉल्व भी करते रहें, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में पहली बात आई सॉर इन टेस्ट, यानी कि एसिड सार स्वाद में खट्टा होइंग, यानी जितने भी एसिड होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी कि एसिड की ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हम इसको चखते हैं तो इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका मतलब जितनी भी सर चीज हम खा रहे हैं अगर वह स्वाद में खट्टी है तो इसका मतलब एसिडिक है। हाँ बिल्कुल बेटा, अचार खा रहे हो एसिडिक है, खटाई खा रहे हो एसिडिक है, टमाटर खा रहे हो एसिडिक है। तो जितनी भी चीजें स्वाद में आपको खट्टी लगती हैं वह क्या है, एसिडिक है। जो आम आप खाते हो, आम भी एसिडिक होता है तब जब वह खट्टा होता है, और जो मीठा हो जाता है वह आपका एसिडिक कंडीशंस में नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा आम अगर खट्टे आम खाते हैं तो गैस बन जाती है। क्यों? ड्यू टू द एसिडिक बिहेवियर ऑफ आम। तो सोचे रहना, तो जो भी ऐसे सब्सटेंस आप इनटेक करते हैं, आपको जैसे दूध कोई पीता है उसे पचता नहीं, क्यों? क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो जिसके अंदर एसिडिक बिहेवियर है, अगर हम ज्यादा इनटेक करेंगे तो हमारे अंदर उस एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये स्वाद में जितनी भी खट्टी चीजें हैं जिसको हम दिन प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में इंटेक कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। ये बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। इमली खट्टी होती है, स्वाद में खट्टी होती है ना इमली, वो कैसी है, एसिडिक है बेटा। टमाटर खाते हो वो भी खट्टा होता है, सब्जी में पड़ता है, एसिडिक होता है। तो जहां पर टमाटर में कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड है, टर्मेरिक टार्टेरिक एसिड। तो जितने भी इस तरह की चीजें आप खा रहे हो उस सब में क्या होता है, एसिड होता है। जो स्वाद में खट्टे हैं उनके अंदर एसिड पाया जाता है। बहरहाल बात बस इतनी सी है कि जो हम इनटेक कर रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स थे वो ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नोन एज मिनरल एसिड। जनरली आप कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उन्हें मिनरल एसिड की कंडीशन में लेते हैं, लेकिन जो वीक एसिड की कहानी है उसमें हम ऑर्गेनिक एसिड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड जो इंटेक किए जा रहे हैं वो वीक एसिड्स कहलाते हैं। तो ये भी एक मैटर है, आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरा जो सबसे पहली बात इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में है कि ये कोरोसिव इन नेचर, यानी कि जितने भी एसिड होते हैं बेटा ये कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील इनफ्लेमेबिलिटी को बोलते हैं। कोरोसिव मतलब जिस पार्ट पर एसिड गिरता है तो वो पार्ट कट हो जाता है, जलन होती है, तो कोरोड कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। ये इसके अंदर क्षमता है एसिड के अंदर। स्वाद में खट्टे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर हैं। और दूसरी बात हम ये पढ़ सकते हैं कि अगर हम इसके कलर की बात करें तो जनरली ये बेटा कलरलेस होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। चौथी बात, अगर हम इनकी स्टेट की बात देखिए, टेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, कलर हो गया, और उसके बाद आपसे यह भी कहा जा सकता है कि इनकी फेज क्या होती, स्टेट, एसिड किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि एसिड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड फेज। जनरली जो एसिड होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में पाए जाते हैं। कभी आप लैब जाओगे तो लैब में आपको दिखाई देगा बेटा, जैसे हमारे जहन में क्या आता है कि एसिड जनरली क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होगा। नहीं, एसिड जनरली लिक्विड स्टेट में होता तो है लेकिन वह सॉलिड में भी पाया जा सकता है। जैसे आप ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हो तो ये सॉलिड फॉर्म में है, कार्बोनिक एसिड की बात करते हो सॉलिड में है। तो कार्बोनिक, ऑक्सैलिक, इस तरह के तमाम एसिड्स हैं। बोरिक एसिड हो गया, सॉलिड में पाया जाता है। तो तमाम एसिड्स की जो फेज होती है ये किस में होती है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ एसिड्स लिक्विड में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिड में पाए जाते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसिड की फेज या स्टेट का जब जिक्र किया जाता है तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये भी समझा सकते हैं कि एसिड्स आर जनरली प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड फेज बोथ। आपको ये मालूम होना चाहिए। यानी कि एसिड के अंदर ये क्षमता है कि ये दोनों फेज या दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं।
ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सॉलिड लिक्विड फेज में होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये बर्निंग इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि अगली बात में आप कर सकते हो कि एसिड्स शो बर्निंग इफेक्ट ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन। यानी कि जब ये स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बर्निंग इफेक्ट शो करते हैं, यानी ज्वलनशीलता होने लगती है, जलने लगती है। जब कोई भी एसिड हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी में है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी आपको बताएगी। पहला, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, कोरोसिव इन नेचर, यानी कि ये कोरोड कर देते हैं जिस जगह पर पड़ते हैं। अगला, कलरलेस होते हैं, जनरली इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। अगला, एसिड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फेज, यानी कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। और अगली बात ये है बेटा कि एसिड्स शो बर्निंग इफेक्ट ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के कॉन्टैक्ट में जब हमारे कॉन्टैक्ट में कभी भी एसिड आता है तो क्या हो जाता है, बर्निंग इफेक्ट शो करता है, जलने लगता है। ये कुछ प्रॉपर्टी एसिड की बताई गई आपको। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के नाम से जान रहे थे। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर हम आगे चलेंगे बेटा, तो हमारा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा जहां पर हम ये पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यानी कि अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ाई जाए कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि एसिड की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एसिड्स के अंदर रिएक्शन की क्या टेंडेंसी है, और अगर कोई टेंडेंसी है तो वो किसके साथ किस प्रकार का रिएक्शन करता है, ये भी हमें समझना होगा। यानी कि एसिड के अंदर रिएक्ट करने की या रिएक्शन की, एक्शन की किस प्रकार की क्षमता है और किसके साथ किस प्रकार का रिएक्शन एसिड शो करता है, इसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रिएक्शन विथ मेटल्स। यानी कि अगर हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। यानी कि एसिड अगर हमें कोई भी दे दिया जाए तो उसका मेटल के साथ क्या रिएक्शन है, यानी कि कोई भी एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो बेटा, यहां पर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ के आए हो उसका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो बातें आपने पढ़ी है वो यहां पर यूज होंगी और अच्छे तरीके से यूज होंगी। तो पहला बताया गया रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि हमने ये कहा कि हम एक एसिड कोई भी ले लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम किसी मेटल के साथ करेंगे, तो अब क्या बनेगा, बनेगा बेटा सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, यानी कि H2 का रिमूवल होगा। जब हम किसी एसिड का ट्रीटमेंट मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा और साथ साथ में H2 का रिमूवल होगा, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, है ना। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं कि जब कहीं किसी भी टेस्ट ट्यूब से गैस बाहर निकलेगी तो हम क्या करते हैं, बर्निंग करके चेक कर लेते हैं। अगर उसके माउथ पर हम माचिस की जलती हुई तीली लगाएंगे, अगर पॉपअप साउंड जनरेट होती है बेटा, तो इसका मतलब वो क्या है, वो गैस हाइड्रोजन गैस है। अब हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में हमने कहा कि HCl को अगर हम सोडियम के साथ ट्रीट करा दें, सोडियम हमारा एक मेटल है और सिंपल सी बात है कि सोडियम हमारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। और आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया था, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही तो पढ़ाया गया था कि ऊपर वाला एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू नीचे वाले के। ऊपर वाला हर समय नीचे वाले को हटा सकता है, जैसे भगवान हमको कभी भी हटा सकता है। तो हम कहते हैं ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर वाला एलिमेंट कभी भी नीचे वाले एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस करने की क्षमता रखता है। तो हम कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा, और ऐसी सिचुएशन में सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा तो NaCl और साथ में H2 बनाएगा। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और H2 को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग आपको आती होगी तो आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हम 2 लगा देंगे।
और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। यह रिएक्शन हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। हमने ये कहा कि एसिड थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हमने H2SO4 का ट्रीटमेंट किसी दूसरे एसिड में, किसी दूसरे मेटल मैग्नीशियम के साथ करा दिया। मैग्नीशियम हमारा दूसरा मेटल है। मैग्नीशियम के अंदर भी ये टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जुड़ करके MgSO4 बनाएगा और साथ में बेटा H2 हमारा बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। और यह हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें हमें फिर से बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, सल्फेट सल्फेट, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि यह भी रिएक्शन हमारा बैलेंस है। इसमें किसी प्रकार की बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो हम ये सेकंड वाली कंडीशन पढ़े ये भी हमारे समझ में आ जानी चाहिए। फिर किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ही ले रहे हैं, अगर वीक एसिड ले लें जैसे CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड के साथ सोडियम मेटल का टेस्ट करें, सोडियम मेटल का टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? अब देखो बेटा आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर समझाऊं तो CH3COOH जब टूटता था CH3COO- और ये Na किस में टूट जाएगा? Na++1 इलेक्ट्रॉन में। अब हम कहते हैं Na यहाँ अटैक कर देगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ऐसी सिचुएशन में ये बनेगा क्या? CH3COONA बन जाएगा और साथ में H2, तो CH3COO- और Na+ बना तो इसे क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट, और H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया। तो प्रोडक्ट में हमारे क्या आ गया? प्रोडक्ट में हमारे आ गया ये सोडियम एसीटेट हो गया और बेटा, और ये हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकल रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये जान पाते हैं कि हम सोडियम एसीटेट बनाए और H2 का रिमूवल हो गया, यानी हाइड्रोजन गैस इस केस में बाहर निकलती दिखाई दे रही है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के अंतर्गत भी हमने ये देख लिया कि सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के अंतर्गत बात पढ़ाई जा रही है। उम्मीदन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि पहला रिएक्शन विथ मेटल हम लोगों ने पढ़ा और मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगा ये बात हमने आपको समझा दी। अब हम इसके और आगे चलेंगे और अगली बात आपसे डिस्कस करेंगे जहां पर हमारी बात होगी रिएक्शन विथ बेस, यानी कि अगर हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा दे तो क्या होगा, यानी कि सेकंड पॉइंट है हमारा। अगर हम बेस के साथ किसी एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो सिंपल सी कहानी है, एसिड का अगर रिएक्शन आप बेस के साथ कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बेटा सॉल्ट बनता है और साथ में H2O बाहर निकल जाता है। यानी कि एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो जो सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बन जाएगा। तो जब हम किसी एसिड का ट्रीटमेंट किसी बेस के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एक एग्जांपल में देखो, HCl को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट कर दें, हमने कहा HCl हमारा क्या है? एसिड है, NaOH क्या है? बेस है। हमने कहा HCl को अगर हम ब्रेक करते हैं इसके एक्वस मीडियम में तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। NaOH को तोड़ देते हैं तो Na++ OH- में टूट जाता है। जो लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अच्छे से सारी वीडियो देख करके पढ़े होंगे उन्हें ये बात बिल्कुल जानदार समझ में आ रही होगी। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह से पूरी की पूरी बात आपके सामने पेश की जा रही है। कहा गया इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा। ऐसी केस में Na+Cl- के साथ जुड़ करके NaCl नामक सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और H+OH- मिलकर के H2O बनाएगा। यह जो बना ये क्या कहलाएगा? सोडियम क्लोराइड कहलाया। और सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? सॉल्ट है और सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक तो एग्जाम्पल आपके सामने है, दूसरा एग्जाम्पल हम थोड़ा इसमें बदलाव कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर हम एसिड में H2SO4 ले लें और इसके साथ KOH का ट्रीटमेंट करा दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत होगी। जरा इसको समझना, ये हमारा 2H+ और SO4 2- में टूट जाएगा। हमने किसी कंपाउंड को आयन में तोड़ना आपको सिखाया था। KOH बेटा K+OH- में टूट जाएगा, होगा कि नहीं? ये K+SO4 के साथ जाकर जुड़ेगा, यहाँ से K2SO4 बना लेगा और H+OH- के साथ H2O बना लेगा।
इस प्रकार से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। यानी कि किसी भी कहानी में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक क्षण में हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस इसका ट्रीटमेंट CH3COOH के साथ करा देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें सोचना इतना क्या है, CH3COO माइनस में तोड़ना इतना क्या है। यहाँ से हमने कहा कि ये Mg2+ बन जाएगा, ये OH माइनस में टूट जाएगा, 2OH माइनस आएगा। अब जरा देखो Mg जब इसके साथ जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, जो हम आपको पढ़ाएगा, यहाँ से CH3COO का होल ट्वाइस Mg बन जाएगा और लास्ट में HOH मिलकर के H2O बना ले जाएगा। यानी कि CH3COOH का COO का होल ट्वाइस Mg, इसे क्या कहोगे? मैग्नीशियम एसीटेट कहोगे बेटा, मैग्नीशियम एसीटेट, क्योंकि इसके पहले सोडियम एसीटेट बन रहा था तो ये मैग्नीशियम एसीटेट हो गया और ये वाटर हो गया। बैलेंसिंग सिखाया हो, बैलेंसिंग आप अपने से कर सकते हो। इस प्रकार से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपकी एनसीईआरटी दो बात करती है, कहीं पर एक जगह पर आपके एनसीईआरटी में लिखा है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन तो हमने समझा दिया, एनसीईआरटी बुक में ही बड़े प्यार से लिखा है व्हाट इज रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या लिखा है? व्हाट इज रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है तो आपको लिखना होगा व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड reacts with hydroxide ion of base and formation of water takes place, then the reaction is known as real neutralization reaction। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराकर आप सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, ये क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नो घबराने की जरूरत बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल सा बताएंगे कि जब एसिड का हाइड्रोजन आयन बेस के हाइड्रोक्साइड के साथ मिल करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो उसी को हम रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि आप ये बताएंगे कि व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस, व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस, then the formation of water molecule takes place। This reaction is known as real neutralization reaction। इस बेसिस पर हम इन दोनों बातों को आपको समझा चुके हैं और हम ये भी बता चुके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन की कहानी समझा दी और रियल न्यूट्रलाइजेशन की भी बात आपको बता दी। अब हम चलेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। यानी आपकी बुक का अगला रिएक्शन है कि अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, यानी कि किसी एसिड का अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो केसेस हैं, एक मेटल कार्बोनेट है, एक मेटल बाई कार्बोनेट है। मेटल बाई कार्बोनेट को बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अगर किसी एसिड का रिएक्शन इनके साथ कराएं तो क्या होगा, जरा देखना। हमने ये कहा कि मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं, तो मेटल कार्बोनेट का अगर ट्रीटमेंट किसी एसिड के साथ कराएंगे तो ऐसी केस में बेटा बच्चा बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, चाहे मेटल कार्बोनेट का कराएं या फिर आपको ये भी बताया गया कि अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लेते हैं, क्या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट आप एसिड के साथ कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रोडक्ट में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। तो मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी यही बनेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी यही बनेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की कहानी है वो हमारे सामने दी गई। अब हम एक रिएक्शन के माध्यम से आपको ये समझाते हैं कि रिएक्शन होगा कैसे और बनेगा तो यही कैसे बनेगा, जरा देखिएगा। हमने कहा कि मेटल कार्बोनेट में हम सोडियम कार्बोनेट कंसीडर कर लें तो Na2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके साथ हमारा मन है कि हम HCl का ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर हम HCl का ट्रीटमेंट कराएंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पाएंगे, यही बात हम आज आपको समझाएंगे। हमने कहा किसको हम तोड़ देते हैं, ये Na+ और CO3 2- में टूट जाएगा, यहां से ये HCl H+ और Cl- के रूप में आएगा।
ये सोडियम हमारा इस Cl के साथ चला जाएगा और ये जो CO3 2- है ये जब टूटेगा तो ये CO2 और O2- में टूट जाएगा, तो CO2 हो गया और ये H प्लस O2- के साथ मिलकर क्या बनाएगा H2O। तो आप देखिए पहला प्रोडक्ट क्या बन गया NaCl, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया H2O और तीसरा प्रोडक्ट क्या बन गया CO2। ये देखिए प्रोडक्ट तैयार। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं। हमने कहा कि अगर हम यही सोडियम बाइकार्बोनेट या HCO3 के साथ H2SO4 का ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं। अब ये मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड था, ये मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड है, तो हम कहें इसको तोड़ देंगे, कहें कैसे तोड़ोगे। हमने कहा Na प्लस और HCO3- में ये टूट जाएगा, फिर ये जो टूटेगा ये H प्लस और CO3 2- में टूटेगा। कहें हाँ बात तो ठीक है। फिर ये टूट जाएगा, कहें कैसे, कहें CO2 में टूटेगा और O2- में टूट जाएगा। कहें ठीक है। ये जो आपको दिया गया ये 2H प्लस और SO4 2- में टूट जाएगा। अब बेटा ये जो Na प्लस है ये SO4 2- के साथ जब मिलेगा तो क्रिस क्रॉस मेथड से ये जुड़ करके क्या बना लेगा Na2SO4 बना लेगा, यानी सोडियम सल्फेट बनाएगा। ये CO2 जो हमारा प्रोडक्ट एक आया है इसको साथ साथ ऐसे लिख दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास O2- है, H प्लस है, H प्लस है, ये सब आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे। तो हमने क्या आपको सिखाया कि सोडियम सल्फेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो ओवरऑल हम ये जान पाए कि चाहे मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट में हमने कैसे क्लीवेज किया है और किस प्रकार से इस रिएक्शन को अंजाम दिया है। उम्मीदन आपको ये मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम मेटल कार्बोनेट का ट्रीटमेंट एसिड के साथ करें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का ट्रीटमेंट एसिड के साथ करें तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, ये बात हमने आपको समझा दी है। अब हम इससे आगे चलेंगे तो तीसरे के बाद चौथी बात हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड का ट्रीटमेंट कर दें तो क्या होगा। जरा गौर करिएगा, यानी कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ एसिड, यानी कि रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगली बात हम पढ़ रहे हैं कि किसी मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम एसिड का ट्रीटमेंट कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, हमने ये कहा कि हमें मेटल ऑक्साइड दी गई, इसका रिएक्शन हमने एसिड के साथ कर लिया। जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा, अब हम कहते हैं एसिड के साथ हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा वाटर बनेगा, तो सॉल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। किसी बच्चे के दिमाग में आया कि मेटल ऑक्साइड का ट्रीटमेंट एसिड के साथ कैसे कराएं। जैसे देखिए MgO, मेटल हमारा मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं। Mg प्लस O2 से क्या बना MgO। हमने ये कहा कि MgO का जब हम ट्रीटमेंट किसके साथ कर दें, एसिड के साथ, सपोज करिए HCl के साथ हमने ये रिएक्शन करा दिया। अगर हम MgO का ट्रीटमेंट HCl के साथ कराएंगे बेटा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देखना। हमने कहा कि इसको हम ब्रेक करना सीख चुके हैं, कहें कैसे ब्रेक करते थे, कहें Mg2 प्लस और ये O2-, कहें इसको कैसे तोड़ते थे, कहें H प्लस और Cl-। Mg गया Cl के पास, H गया O के पास, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस H2O। तो MgCl2 को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। H2O को क्या कहते हैं, वाटर। यानी कि इस केस में प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमें समझ में क्या आ रहा है कि प्रोडक्ट में मिला क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। यह क्या है, यह एक सॉल्ट हो गया। तो कोई भी बेसिक ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड हमें मिल जाए और उसका ट्रीटमेंट अगर एसिड के साथ कराएंगे तो ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट कुछ इसी प्रकार से आपके सामने बिखर करके बाहर हो जाएगा। इसी के साथ एक दिन हमने CaO का H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराने का प्रण किया। जब हम क्विक लाइम को H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो हम पाते हैं Ca2 प्लस और O2- में टूट जाएगा, ये हमारा 2H प्लस और SO4 2- में टूट जाएगा।
कहते हैं Ca2+ का ट्रीटमेंट हम SO4 2- के साथ कर देंगे और H हमारा O के साथ चला जाएगा। ऐसी केस में क्रिस क्रॉस लगाएगा और CaSO4 के साथ H2O बना ले जाएगा। अब कहते हैं इस केस में बेटा ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि जब हम किसी मेटल ऑक्साइड का ट्रीटमेंट अगर एसिड के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या ऑब्टेन होता है। उम्मीदन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड करते हैं तो किस प्रकार से प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, ये बात हमने आपको बता दी। तो इस प्रकार से हम इस पूरी कहानी को आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि 3-4 प्रॉपर्टी के साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की डिस्कस की और हमने साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि एसिड का ब्रेकडाउन किस प्रकार से होता है। शायद आपको आज की ये क्लास बेहतरीन समझ में आ गई हो, यानी कि आज इस एसिड का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बेटा अभी तक लेक्चर 1, 2, 3 और 4 4 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं और इस 4 लेक्चर के दरमियान एसिड आपका समाप्त हो गया। यानी पहला लेक्चर इंडिकेटर, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इंडिकेटर, तीसरे लेक्चर में हमने एसिड का कॉन्सेप्ट, उसका क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ उसका यूज समझाया। और आज के इस चौथे लेक्चर में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड डिस्कस कर चुके हैं। अगर आज तक की क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें जाकर मैसेज करें। हम आपकी सभी समस्याओं का निदान करने के लिए तैयार खड़े हैं। और एक जानकारी आपके लिए ये है कि कम्युनिटी पोस्ट पर केमिकल रिएक्शन की एक्सरसाइज यानी कि वर्कशीट के क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको कम्युनिटी पोस्ट पर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पहले और दूसरे चैप्टर जो रनिंग फेज में है इसके भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। आप कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। इसकी प्लेलिस्ट इसकी जो एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्लेलिस्ट अपलोड की जा चुकी है, प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ा है तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आप मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। और आने वाले दिनों में हम सब मिल करके एक बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ करके एक अच्छा काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पढ़ाई का एकमात्र जरिया और बिल्कुल आसान सा तरीके में हम आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे। पढ़ाने की बात छोड़िए, लेकिन पीछे के लेक्चर्स ज़रूर देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, समाज को साक्षर बनाने में हमारी मदद करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में और अगली क्लास में हम आप बातचीत करेंगे लेक्चर 5 पर, जहां पर बात होगी बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।